नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात कि कौन किसका इलाज करना चाहता है। जी हां, यहां बात मरीजों की नहीं लेकिन राजनेताओं की हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने संडे को, रविवार को, जब ज्यादातर लोग आराम फरमा रहे होते हैं, माफ कीजिएगा, फ और फ में गड़बड़ हो जाती है कई बार, आराम फरमा रहे होते हैं, तब अरविंद केजरीवाल ने संडे को अचानक अनाउंस कर दिया कि वो 2 दिन के अंदर रिजाइन करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जेल से दिल्ली की सरकार चलाई, रिजाइन नहीं करा। बीजेपी एड़ियां पटकती रह गई कि दिल्ली की सरकार जेल से कैसे चलेगी। एलजी ने चिट्ठी लिखी, इसने लिखी, उसने लिखी, सब कुछ हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा ना, नथिंग डूइंग। हमारे नेता तो एक ही हैं, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी ने कहा। तो अचानक क्या हो गया? संडे को बिल्कुल अफरा तफरी मच गई, आनन फानन में, बिल्कुल मतलब आनन फानन में हम लोगों को लग सकता है, बाहर से जनता, बट अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो डिस्कशन हुआ होगा बहुत सोच समझ के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता, जिन्होंने भी उनकी पॉलिटिकल जर्नी फॉलो की है, जानते हैं कि कोई भी डिसीजन इरेटिकली नहीं लेते। अगर लेना होता तो इतने मैसेजेस, इतनी चिट्ठियां बाहर आ रही थी, एक छोटी सी चिट्ठी रेजिग्नेशन की भी बाहर आ सकती थी, लेकिन नहीं आई, क्योंकि वो सोचा समझा डिसीजन है। और आम आदमी पार्टी बहुत ही एग्रेसिव है। जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, जैसे संजीवनी बूटी मिल जाती है आम आदमी पार्टी को, और यह हुआ है हरियाणा इलेक्शन से पहले। और किसी आम आदमी पार्टी की बात करिए तो बोले हाँ भाई, है ही हमारे संजीवनी बूटी, और है भी, बिकॉज इट्स अ वन मैन पार्टी, ऐसा कहा जाता था। लेकिन वो परसेप्शन चेंज करने के लिए, या जो बीजेपी पूरा एक चित्र गढ़ रही है, देखो इनके अलावा कोई और नेता नहीं है, देखो जेल से सरकार चला रहे हैं, देखो डिसीजन नहीं ले सकते, कोर्ट ने बोला है, फिर भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं। लेकिन एक बात तो है, वो पहले भी जब नहीं गए थे, बाहर थे, तब भी कोई फाइल साइन नहीं करते थे। आम आदमी पार्टी के नेता माने या ना माने, वो उनका स्टाइल, वो उनका अपना तरीका है, इलीगल नहीं है वो। भाई देयर आर लूप होल्स इन द सिस्टम। उसका कौन सा नेता क्या अपने लिए इस्तेमाल करता है, कोई पहली बार तो है नहीं। और भी ऐसे नेता है। मेरे साथ आज डिबेट में एक वो जुड़ेंगे जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सब कुछ गलत कर रही है, और एक वो जो बीजेपी के नेता का इलाज करना चाहते हैं। जी हां, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी होंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ होंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली सरकार के मंत्री, और हंसते मुस्कुराते हुए ज्वाइन कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी भी जुड़ेंगे अगले 30 सेकंड में। सुधांशु जी का फ्रेम आ रहा है सौरभ जी, तो पहला सवाल आप ही से ले लेता हूं, ये क्यों आप इलाज करना चाहते हैं? आप तो डॉक्टर नहीं है, कुछ 1-2 नेता है आम आदमी पार्टी में जो आगे डॉक्टर नहीं लगाते, उसमें से आप हैं। देखिए, आप नेता हैं, देखिए जी देखिए हमारे संविधान में हर तरीके का इलाज संभव है, कानूनी इलाज संभव है, और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल अंडर ट्रायल थे, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। उनको सजा याफ्ता कहना यानी कि कन्विक्ट कहना एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, कानूनी तौर पे गलत स्टेटमेंट है, कहा जा सकता है कि वो एक झूठी स्टेटमेंट है। उसको कह के आप एक वर्ग के अंदर भ्रम फैला रहे हैं कि उनको इस मुकदमे के अंदर सजा हुई है, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि अभी तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है। और मैं मानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी भी इस बात को मानेंगे कि उन्होंने जो कहा वो गलत था, वो जो है वो तथ्य नहीं थे, और वो लीगली डिफेमेटरी है। क्या वो सब भी लीगली डेफेमेटरी था? बीजेपी कहती थी, जब आप बीजेपी के 2 स्वर्गीय नेता, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और कितने और नेताओं के बारे में क्या कहते थे, क्या वो सब भी गलत था? या आप जब अपने पे आइए सौरभ जी, तो महसूस होता है नहीं कि भैया लीगली रहना चाहिए, देखिए शूट एंड स्कूट नहीं। देखिए
देखिए, डिफेमेशन केसेस तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पे किए हुए हैं। सत्येंद्र जैन साहब ने मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता जी के ऊपर शायद किया हुआ है। हमारे कैलाश गहलोत साहब ने भी शायद विजेंद्र गुप्ता या किसी और एक नेता के ऊपर किया हुआ है, उनके बयानों को लेके। तो इस तरीके की चीजें तो होती रहती हैं और केसेस होती रहती है। लेकिन जो दो बीजेपी के स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी और नितिन गडकरी जो अभी भी कैबिनेट में मंत्री, उन्होंने कितनी बार बोला कि आप लोग ऐसा शूट एंड स्कूट मत कीजिए, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन अभी जो दिल्ली की प्रेजेंट सिचुएशन है सौरभ जी, दिल्ली की प्रेजेंट सिचुएशन ऐसे कि बीजेपी एड़ियां पटकती रह गई कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, एक लौते नेता हैं। सोरेन साहब ने भी रिजाइन कर दिया था अरेस्ट होने से पहले। जय ललिता एक बार केस हुआ था, लेकिन उन्होंने भी 15-20 दिन में कर दिया था, आपने नहीं किया। बीजेपी ने मतलब बोलती रह गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा हम रिजाइन नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं करेंगे। तो अब क्या हो गया? लोग बस ये जानना चाह रहे हैं, व्हाई नाउ? देखिए, अब ऐसा क्या हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले भी कानून को समझने में गलती कर रही थी। कई लोग हाई कोर्ट के अंदर भेजे गए और वहां पे ये बात पिटीशन में कही गई कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज जो हैं जुडिशियल कस्टडी में हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। 2 बार हाई कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दिया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक अंडर ट्रायल होने के कारण किसी मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जा सके। 6 महीने से ये लोग इस्तीफा मांग रहे थे, मुख्यमंत्री इनके कहने पे इस्तीफा नहीं देंगे। 6 महीने पहले अगर वो इस्तीफा दे देते, जेल में इस्तीफा दे देते, तो ये हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस्तीफा दे दिया और हमारी पार्टी जिसके तमाम नेता उस वक्त जेल में थे, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे, विजय नायर जेल में थे, विभव कुमार जेल में थे। तमाम नेता जब हमारे जेल में थे, पीछे से हमारी दोनों सरकारों को गिराने की पूरी कोशिश की जाती, हमारी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती और तमाम नेता हमारे जेल में थे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सूझबूझ के यह फैसला किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल में से सरकार चला के दिखाई। जो बार बार कहा जाता था नहीं जेल में से सरकार नहीं चल सकती, चला के दिखाई। मगर जब बाहर निकले तो दुनिया को यह ना लगे, भारतीय जनता पार्टी या किसी को भी ऐसा ना लगे कि सत्ता का लालच है, कुर्सी का लालच है, इसीलिए उस कुर्सी का त्याग किया और यह कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से भले ही जमानत मिल गई हो, मगर अब मैं जनता की अदालत के अंदर जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अगर जनता को लगेगा कि हमारा बेटा अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, कसूरवार नहीं है, गुनाहगार नहीं है, तो जाके उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। तो ये उनका फैसला और मुझे लगता है हम सब ने उसका स्वागत किया कि एक अच्छा फैसला है। हम उसका जो है हम उसकी इज्जत करते हैं उस फैसले की। ओके। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और जिनका आप इलाज करने के लिए ढूंढ रहे हैं सौरभ जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए मेरे साथ। सुधांशु जी, आपकी वाणी से बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी। आज पत्रकार वार्ता की, उन्होंने कहा कि भाई सुधांशु जी जबान संभाल के बात करें, सजा याफ्ता ना बोलें, इलाज करवाए, नहीं तो हम इलाज कर देंगे। अभी कह रहे हैं कि राजनीतिक इलाज भी होता है, बहुत इलाज होते हैं, कर देंगे। सुधांशु जी, आमतौर पे आपके ऊपर ऐसा नहीं होता है कि वाणी को लेके आपको कोई बोला जाए, लेकिन वैसे बड़ी मर्यादा के साथ अपना विषय रखते हैं। मैं उनकी आपत्ति को स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं कि हाँ, केजरीवाल जी सजाए याफ्ता नहीं, सजाए रास्ता है और हम बात खत्म करते हैं। उनको सजा हो नहीं चुकी है, वो सजा के रास्ते के तरफ अग्रसर है। परंतु मैं सौरभ जी से यह भी कहना चाहूंगा, इस पे इतना उग्र और आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं थी तिल मिलाने की। महोदय, अब वो केजरीवाल जी नहीं अन्ना आंदोलन वाले जो खड़े होकर कहते थे सारी संसद चोर है। सारी संसद तो चोर नहीं थी। अब वो दौर नहीं है जबकि शीला दीक्षित जी की फोटो उसके पीछे लिखी रहती थी बेईमान, और उनके साथ सरकार बनाई, आज तक तो कभी कुछ साबित नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि उस विषय को लेकर भी अब वो छवि, वो वातावरण वो बिल्कुल बदला हुआ है। और आज आप देखिए वक्त कितना बदला है। ऐश्वर्य जी, केजरीवाल जी भारत के इतिहास के उन अनोखे मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जिन पे सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यालय जाने की रोक लगाई है। और मजे की बात यह है कि जो लोग पहले जेल जा चुके हैं, हमारी सरकार आने से पहले 2008 में झारखंड के सीएम मधु कोड़ा, 2006 में झारखंड के सीएम शिबू सोरेन, 2000 में करुणानिधि, 1996 में जयललिता और 97 में लालू प्रसाद यादव। मगर मजे की बात यह कि वो लोग जो आरोप लगाते थे उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक, अरे इन वर्बेटम वही बात ये बोल रहे हैं
कह रहे मेरे खिलाफ षड्यंत्र था। लालू यादव जी का देख लीजिए, वो यही कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रखा है, वो सोचते हैं कि लालू उनका चपरासी बनकर रहेगा तो नहीं रहेगा। ठीक यही जयललिता ने बोला था, शिबू सोरेन ने यही बोला था झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में, मैं सीधा साधा ट्राइबल आदमी 1 करोड़ के लिए हमारे पीछे पड़ गए, वहां दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100 करोड़ अंदर कर लेता है। अब आइए, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद वो बचाव का जो राजनीतिक पक्ष है वह भी वही है। वो लोग भी कहते थे हम चुनाव जीत के आएंगे। जयललिता आरोप लगने के बाद चुनाव जीत के आई थी, करुणानिधि आरोप लगने के बाद चुनाव जीत के आए थे, लालू प्रसाद यादव जेल जाने के बाद चुनाव जीत के आए थे। तब आप क्यों खड़े होकर कहते थे वो चोर हैं, वो बेईमान हैं, वो भ्रष्ट हैं? तो फिर अगर आपकी परिभाषा से माने तो वो लोग चुनाव जीत गए थे तो विषय खत्म हो गया था। तो मैं कुल मिलाकर ये कहूंगा कि शायद वो सारे लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप में पहले जेल जा चुके और उसके बावजूद चुनाव जीत के आ गए और फिर चुनाव की जीत को अपनी भ्रष्टाचार के आरोप के हुई नैतिक जीत मानने लगे, वो शायद आज केजरीवाल जी के लिए कह रहे होंगे, वो जो पुराना गीत था ना, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। तो उसी की हस्ती का साया होते हुए वह प्रक्रिया में केजरीवाल जी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सौरभ जी वो कह रहे हैं आप भी बाकियों की तरह हो गए और अरविंद हाँ नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी, देखिए क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी पुराने नेता हैं तो मैं थोड़ी सी याददाश्त उनकी दुरुस्त कर दूं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैमरे पर देश की रक्षा की दलाली करते हुए, पैसे लगते हुए पकड़े गए और उसके बाद सजा याफ्ता भी हुए। मैं बता दूं सजा याफ्ता का क्या मतलब होता है। सजा याफ्ता का मतलब वो होता है जिसके ऊपर मुकदमा चले और सबूतों के बिना पे कानून और कोर्ट उसको कहे कि हां इसके ऊपर ये जुर्म साबित होता है, इज कन्विक्टेड। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा की दलाली करते हुए पकड़े भी गए और कन्विक्ट भी हुए, सजा याफ्ता भी हुए। तो सजा याफ्ता और सजा रास्ता के अंदर जो फर्क है वो बंगारू लक्ष्मण और जो है अरविंद केजरीवाल में बहुत साफ है और मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी इसको समझते हैं। दूसरी बात, जहां तक उन लोगों की फेहरिस्त है जिन्होंने सीबीआई के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये केंद्र सरकार के पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, उसमें सबसे स्वर्णिम नाम आज के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे। चाहे तो त्रिवेदी जी गूगल करके देख लें, नरेंद्र मोदी जी रोज कहा करते थे कि सीबीआई कांग्रेस के हाथों में खेल रही है और मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे रोकने के लिए सीबीआई के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। इन्हीं की पार्टी के आज जो गृह मंत्री हैं वे भी जेल गए थे और वो जेल जाने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जेल जाने के बाद वे भी चुनाव लड़े, वे भी जीत के आए और आज वो गृह मंत्री हैं। अगर जेल जाने के बाद चुनाव लड़के जीत के आना गलत है तो उनकी पार्टी में तो ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं। मगर मैं एक बात बताता चाहता हूं, अगर इनकी पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इन्हीं की पार्टी ने इल्जाम लगाए कि इन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत खाई, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो, चाहे वो नारायण राणे हो, इतनी लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनको इन्हीं की समय की एजेंसियों ने, ईडी और सीबीआई ने भ्रष्टाचारी बताया और फिर उनको अपनी पार्टी के अंदर कहीं पे मुख्यमंत्री बनाया असम में, कहीं पे उप मुख्यमंत्री बताया। तो ये पाठ हमें ना सिखाएं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि कई सालों पहले सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा जाता था, मगर आज बहुत शर्म की बात है कि आज भी सीबीआई का परसेप्शन वही बना हुआ है कि वो पिंजरे में कैद तोता है और सीबीआई को अपना परसेप्शन बदलने की जरूरत है। सीबीआई को ना सिर्फ इंडिपेंडेंट जांच करनी है बल्कि इंडिपेंडेंट होते हुए दिखना भी है। इसका मतलब यह है कि आज देश की जनता की नजरों में सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है। देश की जनता यह मानती है कि सीबीआई केंद्र के इशारों पे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में बंद करता है, दबाव डालता है और जो उनकी पार्टी में आ जाए वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाता है और जो उनकी पार्टी में ना आए वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की तरह जेल के अंदर चक्की पीसता है। एक तो ये वॉशिंग मशीन कौन सी है सुधांशु जी बता दीजिए। हर विपक्ष का नेता यही बोलता है, आज तक नहीं पता लगा पाए।
टॉप लोडर है, फ्रंट लोडर है, हर आदमी ये बोलता है। और आपने अजीत पवार जी को लेके आपने कहीं ना कहीं ये प्रूफ भी कर दिया। एक दिन पहले आपके नेताओं ने बोला, अगले दिन आपकी पार्टी में आ गए। अब वो कह रहे हैं भाई केज्ड पैरेज कोर्ट ने बोला, वो कह रहे हैं मिसयूज बंद करो, अगर आप मिसयूज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। उनके सारे नेता किसी ना किसी कारण से जेल से बाहर आ गए हैं। वो कह रहे हैं स्कैम ही नहीं हुआ, वो कह रहे हैं आपको डर था इसलिए निकाला। देखिए, जब सीबीआई ने केज्ड पैरेज बोला था तो जिस विषय में बोला था वो मैं याद दिला देना चाहता हूं। कोयला घोटाले के ऊपर एक हलफनामा सीबीआई को दाखिल करना था, जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि यह किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाया जाएगा, किसी राजनीतिक अधिकारी के व्यक्ति को नहीं दिखाया जाएगा। और उसके बाद जब वो सबमिट हुआ और सीबीआई से पूछा कोर्ट ने, तो सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। सरकार ने हलफनामा दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने नहीं देखा है, मगर सीबीआई ने कहा कि पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाकर वह हलफनामा देखा था और उसके बाद उस हलफनामा को खारिज कर दिया। तो सौरभ जी जो बात कह रहे हैं, अगर यह बात होती तो सीबीआई या कोर्ट सारे विषय को खारिज कर देती यदि उसे लगता। उस दौर की बात। और दूसरी बात जो जेल में डालने की बात है, तो मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं बहुत अच्छे तरीके से, जो आज हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था जब ये लोग कहते थे सब मिले हुए हैं एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 2014 से पहले का मैं याद दिला देना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे को लेकर 50,000 के मुचलके पे हैं, वो नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग से शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कलमणि जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस मुलायम सिंह मायावती पे 2006-7 में लगे, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 87 में लगा, एफआईआर 90 में हुआ। महोदय, इसमें 2014 के बाद का क्या है? मैं विनम्रता से कहता हूं, जिन नेताओं पे आपने आरोप लगाए थे पिछले 30-35 साल की एक लोकसभा बता दीजिए जब इनमें से किसी नेता ने आरोप ने आगे पीछे अदालतों और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे। पर आप तो अलग राजनीति लेके आए थे। अब वो लोकपाल की बात तो छोड़िए, आपकी पार्टी में भी तो एक लोकपाल था, एडमिरल रामदास, कहां चले गए? वो तो फेंकाए गए साहब। राजनीति बदल गई, वक्त बदल गया, संविधान बदल गया। कहते थे साहब एक ही टर्म रहेगा संयोजक 3 साल के लिए, फिर आगे बढ़ाया, चुनाव है 2021 में बदल दिया। यानी अब फिर वही जो बाकी पार्टियों में है कि ताजिंदगी या प्रसाद पर्यंत, जिसे कहते हैं ना, टिल माई डिजायर विल बी देयर, पार्टी के चीफ बने रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा वो हर कदम पे हम नशी, हम नवा और हम साया होते चले जा रहे हैं उन्हीं पार्टियों के जिनके बारे में आरोप लगाकर वह राजनीति में आए थे। नहीं, आपने इतने सारे गिना दिए, लेकिन सौरभ जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल गए, बीजेपी की सरकार थी, बाकियों का हमें क्या आज। सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं। सतीश जी आ रहा हूं। नहीं, मैं ऐश्वर्या जी, मैं इनको मैं अपने सुधांशु जी को ये कहना चाहता हूं, आपने जो उदाहरण दिए वो आप ही के खिलाफ उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यूपीए की सरकार में फिर भी वो पिंजरे में तय कैद तोता इस लायक था कि अपने ही घटक दलों के, अपने ही यूपीए के अलायंस पार्टनर्स के नेताओं के खिलाफ जांच होती थी, मुकदमे दर्ज होते थे, एफआईआर होती थी और जेल जाती थी। डीएमके उनकी अलायंस पार्टनर थी, उसके बावजूद करुणानिधि की बेटी कनिमोई को जेल भेजा गया। डीएमके उनकी अलायंस पार्टनर थी, उसके बावजूद ए राजा को जेल भेजा गया। मगर आपके समय में तो आपके खिलाफ ना एफआईआर दर्ज होती है, ना जांच करी जाती है। आप तो सिर्फ चुन चुन के जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनके खिलाफ जांच कराते हैं। जिन लोगों को आपने किंग पिन बताया एक्साइज मामले में, उन लोगों से आपने 60-60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। और हालत यह है कि सीबीआई और ईडी उसकी जांच ही नहीं करना चाहती। भाई, आपने उनसे क्यों पैसे लिए? आपके चाचा लगते हैं, आपके फूफा लगते हैं, और जब उनसे पैसा ले लिया तो आपने उनको बेल दे दी, फिर आपने उनको अप्रूवर बना लिया। आप बताइए सुधांशु जी, आप हमारे यहां पे बैठे हैं, क्यों आपको शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए? क्या रिश्ता है आपका उनसे? आप बताइए सुधांशु जी। देखिए, सतीश जी, सौरभ जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए, ये जितने घोटालों की आप बात कर रहे हैं महोदय, उस समय तो आप लोग वो थे ना, जब आप लोगों ने कहा था राजनीति में नहीं आएंगे। एक भी घोटाले में कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं शुरू की थी।
सब कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे हुई हैं। लोग न्यायालय गए, 2G घोटाला, कोयले का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, ये सारी की सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग से शुरू हुई है। तो ये मत कहिए कि वो करने दे। हां, वो क्या करना चाहते हैं तो मैं दर्शकों से कहूं, जाके मुलायम सिंह का वीडियो देखिए। मुलायम सिंह का वीडियो अवेलेबल है कि उन्होंने कहा अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, क्योंकि कांग्रेस बहुत खतरनाक है, ये सीबीआई का यूज करके हमें जेल में भेज सकती थी। मुलायम सिंह का ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स का एक बाकायदा वीडियो अवेलेबल है, जिसमें कि सारी बातें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाती हैं। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं साहब, आपने आने के बाद जो कुछ किया वो आपसे पहले जो अपेक्षा थी उसमें पूरी तरीके से बदल गया। और आज भी आप देख लीजिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, तो मुझे याद आया, आपकी पार्टी तो बहुत गजब थी। वो कहती थी हम अपने हर जो दान हो, डोनेशन होगा, उसको रियल टाइम में डालेंगे वेबसाइट पे। और याद है एक बार एक बात आई थी कि 3 ऐसी कंपनियों ने दान दिया था जो रात में क्रिएट हुई और 24 घंटे में गायब हो गए। उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट के ऊपर दान का लेखा जोखा देना बंद कर दिया। अब एक और बात याद करिए, शुरू में इन लोगों ने चाय पार्टियां आयोजित की थी कि 20,000 रुपए तक की चाय पार्टी होगी। वो 20,000 रुपए की चाय पार्टी क्यों थी? तब तक ये लिमिट थी कि 20,000 रुपए तक का कोई कैश देगा तो उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है, जिसे मोदी जी की सरकार ने घटा के 2,000 कर दिया है, ताकि जो नंबर 2 का पैसा है उनका मिसयूज ना हो सके उसमें। तो 20,000 की चाय पार्टी इसलिए थी कि भाई अरे चाय, और अगर 20,000 का खाना खिलाओ तो फिर भी बताना पड़ेगा कि 2,000 लोगों ने खाया कि नहीं। चाय तो बहुत आसान है कि 2,000 लोगों ने पिया और खटखट अंतर हो गया। और मैं सौरभ जी कहना चाहता हूं, आप कैसे कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं जिसके सांसद धीरज साहू के घर पे 350 करोड़ कैश बरामद हुआ, 350 करोड़ कैश, और उसके बाद दिल्ली में दोनों मिलकर लड़ लिए। जनाब क्या हो गया आपके लिए, जरा ये तो सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई सत्ता के लिए उठती हुई अंगड़ाई में कहीं खो गई। सतीश जी, सौरभ जी आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी, सतीश जी आपने इनिशियल दोनों का सुना, देखिए आपने सौरभ भारद्वाज जी को भी सुना, सुधांशु जी को भी सुना। मैं आपका परसेप्शन जानना चाहता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। सौरभ जी आ रहा हूं काउंटर के लिए। हाँ, सतीश के सिंह ओनली 3 people। देखिए मैं तो ऐश्वर्या ये कहना चाहता हूं कि आपके जितने डिबेट में आया हूं, आज सबसे अच्छा डिबेट मुझे लग रहा है, और दोनों पक्ष बड़ी मजबूती से अपनी बातें रख रहा है, बड़ा जबरदस्त हो रहा है। दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, दोस्ताना हमले हैं और बड़े अच्छे हमले हैं। तो ये कहे कि सब दूध से धुल गए तो नहीं कह सकते। अब तो ये समय आ गया, मैं राजनीतिक पक्ष पे बात करना चाहता हूं। मैं न्यायालय में मेरी इतनी आस्था है कि मैं उस आस्था को बरकरार रखते हुए कुछ भी नहीं कहना चाहता। जो अभी है फैसला है वो सही है, जो भी है उस पर तो आपको चलना ही पड़ेगा, सबको चलना पड़ता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के डिटर्जेंट को अब जरा उनका क्या है ना कि उनका डिटर्जेंट कहीं तो बहुत साफ कर देता है और बहुत कहीं गंदा कर देता है। अभी तो राजनीतिक ये कह रहा है कि भाजपा अपनी डिटर्जेंट को आप पार्टी पर बढ़िया से लगावे तो उनके फायदे में जाएगा। हमको लगता है केजरीवाल जी कल इस्तीफा देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को एक बर्थडे गिफ्ट है। तो अब यह है कि अगर खूब बढ़िया से आप पार्टी अगर हरियाणा में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, तो फायदा किसको होगा ये आप समझिए। नहीं, बीजेपी को तो ये समझना क्या है? दिल्ली को छोड़ दीजिए, दिल्ली को छोड़ दीजिए। दिल्ली में राजनीतिक रूप से मैं भी जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो फ्रीबी पर जितना हमला हुआ उसको नायक हैं, तो उसको लेकर के उनकी लोकप्रियता है, लेकिन ये अदालत से अलग है, ये वो लोकप्रियता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 177 दिन में उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। उनका वहां पर कोई भी काम ही नहीं करता है, 15 साल में कोई नेता ही नहीं ढूंढ पाए। ये इनकी दिक्कत है, कुछ किया ही नहीं। 177 दिन में 1.7 भी एमएलए महाराष्ट्र की तरह नहीं खोज पाए कि यहां कोई चंपई सोरेन खोज ले। तो ये है, तो बेटर इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि बढ़िया डिटर्जेंट लगावे, और जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस और आप पार्टी आपस में लड़ कट के भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिला दी थी, तो उसी प्रकार के कुछ विजय रथ इनके लिए बन जाएगा। नहीं देखिए, ये तो बात ठीक है सुधांशु जी, सतीश जी की कि दिल्ली में इनके बयान स्वर्गीय अरुण जी और स्वर्गीय सुषमा जी के बाद कई लोग कहते हैं इंटरनल रिफ्ट तभी से शुरू हुआ जो आज तक आपकी दिल्ली यूनिट उभर नहीं पाई है।
वो रियलिटी आप जाने। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, कमिंग टू यू, ये तो बात रियलिटी है कि आप अगर हरियाणा में, मैं सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहता, अगर आप हरियाणा में दमखम से लड़ेंगे, एंड नाउ अरविंद केजरीवाल बाहर हैं और अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, ही विल हैव ऑल द टाइम, तो आप किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा तो आपके मित्र सुधांशु जी का। ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ दिनों पहले एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र मिले और वो बोले कि यार आप ये जो खड़े हो रहे हो इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा अरे हम कैसे सोच लें बात, हम तो सुन रहे थे कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। कह रहे नहीं, कांग्रेस का नुकसान नहीं है, बेसिकली आप जब खड़े होते हैं तो अर्बन वोटर को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अर्बन वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो अर्बन वोटर बेसिकली जो है वो हमारा वोटर है, वो वोटर है जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता, वो आपको वोट दे रहा है, और वरना उसको ना देके वो हमें वोट देता। तो ऐश्वर्या जी, ऐसी कोई जो है स्टडी नहीं हुई है किसी राज्य के अंदर जहां पे ये बात आ जाए कि हमारी वजह से जो है हम जो है वो कांग्रेस का वोट लेते हैं। गुजरात, या ऐसी भी कोई स्टडी नहीं हुई है कि हम वो जो है बीजेपी का वोट लेते हैं। नहीं, गुजरात, दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखें ऐश्वर्या साहब, तो हम जब लोकसभा, गुजरात के अंदर देखिए हमने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा, और हरियाणा के अंदर जहां तक इस बार की बात है हमने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो जाए, और बातचीत भी हुई, मगर उस गठबंधन की बातचीत के अंदर जो सीटें दी जा रही थी वो बेहद कम थी, और उन सीटों के ऊपर बातचीत नहीं बनी। एक तो सीटों की गिनती कम थी और जो सीटें दी जा रही थी वो भी सीटें अच्छी नहीं थी। Did I just hear सौरभ भारद्वाज, क्या मैंने सही सुना? जहां पे हमें लगा कि हमारी वजह से जो है बीजेपी ना जीत जाए। जी, क्या मैंने सही सुना अभी कि सुधांशु जी, सौरभ जी ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि आम आदमी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ हो जाए? क्योंकि सौरभ जी, जैसे ही आप ये बोलते हैं तो एक इन प्रिंसिपल सवाल शुरू वाला आ जाता है कि आपकी तो पार्टी ही इनके खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। कांग्रेस का मतलब मूलभूत आपने कहा था कि दिस इज द आइडियोलॉजी विच वी आर अगेंस्ट, और आज आप उन्हीं के साथ हो गए हर जगह। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, हमने तो भ्रष्टाचार और सत्ता के घमंड के खिलाफ अपनी शुरुआत की थी। वो जो आंदोलन था वो सत्ता के अंदर बैठे घमंडी लोगों के खिलाफ था, मगर आज अगर आप देखें तो कांग्रेस का घमंड तो नीचे आ गया, जनता लेके आ गई, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है उसने कांग्रेस के भी सारे के सारे रिकॉर्ड और मापदंड तोड़ दिए। जो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हम कांग्रेस के बारे में करा करते थे, सुनिए ऐश्वर्या जी, उस वक्त मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार होता था, मगर कांग्रेस के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते थे तो कांग्रेस के मंत्रियों के इस्तीफे हुआ करते थे, कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट आया करती थी, सीएजी के अंदर इतनी हिम्मत हुआ करती थी कि वो रिपोर्ट उनके खिलाफ टेबल कर दे, वहां पे ट्रांसफर नहीं हुआ करते थे। सीबीआई के अफसरों की इतनी हिम्मत होती थी कि अगर कोर्ट से डायरेक्शन हो गई तो वो दूध का दूध पानी का पानी कर दें। आज तो किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट की डायरेक्शन भी हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कर ले। आज स्थिति बद से बदतर हो गई। तो मामला कांग्रेस की खिलाफत या बीजेपी की खिलाफत का नहीं है ऐश्वर्या भाई, मामला है देश को बचाने का, देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाने का। वरना इन लोगों ने तो सबकी जुबान के ऊपर लगाम लगा दी। सब चुप रहेंगे, कोई एजेंसी कुछ नहीं बोलेगी, सब डर के रहेंगे, ऐसे कैसे देश चलेगा? सुधांशु जी, कितनों को डराएंगे? 140 करोड़ से प्लस का देश है। वो कह रहे हैं भाई हम कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। सौरभ भारद्वाज मतलब ऑफिशियली कह रहे हैं भाई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोशिश की थी हरियाणा में हो जाए, नहीं हुआ। उनको अब कांग्रेस से कोई गुरेज नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जो टेक्निकली सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं वो सही है। इनकी तरफ से यदि प्रयास हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन हो तो कोई गलत बात नहीं है। जो कांग्रेस ने उतावली दिखाई वो गंभीरता दर्शाती है। इसका मतलब कि कांग्रेस का जो ये दावा है कि वो हरियाणा का चुनाव जीतने की स्थिति में है, वो दावा खोखला था। उन्हें साफ समझ में आ रहा था कि आम आदमी पार्टी को साथ में लिए बगैर ये संभव नहीं है। और कांग्रेस ने सोचिए कि कितना दिल पे पत्थर या अपमान सह के किया होगा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका सत्ता का स्विच, कांग्रेस की सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में तो पूरा झाड़ू लगा के साफ कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को माफ कर दिया।
मुझे लगता है, सोचिए कि ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और ये चौथी पार्टी बन गए, राष्ट्रीय पार्टी टेक्निकल दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के दावे का खोखलापन साबित हो गया जो सौरभ जी ने यहां पर आकर बोला उससे। अब मैं बताना चाहता हूं जो इन्होंने बोला उससे इनके बारे में क्या होता है। एक कहावत होती है ऐश्वर्य जी, जब राजयोग आता है तो साथ में राज रोग भी आता है। तो जैसे इनका राजयोग का उदय हुआ और राजरोग इनको इतनी जल्दी लग गया कि हम 1951 में जनसंघ के रूप में बने, आज 73 साल हो गए हैं, हमने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने 73 दिन में कांग्रेस से समझौता किया था। तो रोग तो उसी जमाने में लग गया था। अब जब रोग आया तो उसकी संक्रामकता बढ़ते 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 आज इनके अंदर पूरी पार्टी को इनको खाती हुई चली जा रही है। और सतीश के सिंह जी ने जो एक बात बोली थी, मैं उनसे कहना चाहूं, चूंकि वो एक राजनीतिक विश्लेषक है, हम और सौरभ जी तो पार्टी के, वो तो आप कहेंगे, आपने कहा कि वो वॉशिंग मशीन, वो डिटर्जेंट लगता है। सतीश जी, जरा आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यह भी बता दीजिए देश को कि वॉशिंग मशीन का आरोप तो हमारे ऊपर है, वो गंदगी की गठरी कहां से है जहां से वो कपड़े निकल निकल के आते हैं और कहते हैं हम वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। तो कृपया उस गंदगी की गठरी का राज भी आप देश की जनता को बता दीजिए। सतीश सिंह, क्विक काउंटर ऑफिस सौरभ भारद्वाज आ रहा है। तो मैं बताऊं, सौरभ जी आ रहा हूं। सतीश जी क्विक काउंटर। एक ही लाइन है, बोलिए बोलिए सतीश जी। अगर आप डिटर्जेंट से गंदगी पैदा करें, वाशिंग मशीन से गंदगी पैदा करें, तो गठरी से जब आप गंदे कपड़े खोलते हैं तो फिर साफ तो करिए कपड़े को। वो कपड़े को ऐसा सानते हैं कि आपके यहां कोई पहने तो सफेद दिखे और बाहर वाला में एकदम गठरी गंदा ही रहता है। ये दोहरा जो है ना आपका चाल चरित्र, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। और चाल चरित्र की बात की है, चूंकि आपने मुझे विश्लेषक कहा है, तो चाल चरित्र और चेहरे का जो बात है ना, वो समय समय पर सारी पार्टियां बदल लेती है। यही मैं कहना चाह रहा हूं। सौरभ जी, आपने भी बदल लिया सारी पार्टियों की तरह। आदर्श गया ओके सतीश, सौरभ भारद्वाज आपने भी बदल लिया बाकियों की तरह। हाँ बोलिए। मैं एक बात, आप भी बदल गए जी। अच्छा, जिस बात से आपने इस बहस को शुरू की थी, मैं उसी बात पे आता हूं, क्योंकि सुधांशु जी बहुत मर्यादा से बोलने वाले आदमी हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको बहुत पसंद करता हूं, इनके बोलने की शैली को। और क्योंकि इन्होंने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल सजा याफ्ता नहीं थे, इन्होंने गलत बोला, मैं भी ये मानता हूं कि मैंने भी जो इनके खिलाफ वाक्य इस्तेमाल किए वो जरूरत से ज्यादा कठोर थे और मैं उन्हें अपने वापस लेता हूं। ओके, दैट्स गुड टू है। कई बार डिबेट में हमेशा आलोचना नहीं, यह भी अच्छा लगता है कि नेता कितने डिसेंटली बात कर रहे हैं। सतीश जी, ये बहुत कम होता है, बट इट्स हैपनिंग। हाँ, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं। ओ, सतीश जी इज क्लैपिंग फॉर चेंज। हाँ, मैं सतीश जी से कहना चाहता हूं, सतीश जी, कैरेक्टर हमारा नहीं बदला है। जिन जिन नेताओं पे हमने आरोप लगाए थे वो हमारे आरोप थे और हम आरोप पे कायम हैं। किसी भी नेता का केस खत्म हुआ हो, विड्रॉ हुआ हो तो आप बता दीजिए। मगर जो दूसरे लोग थे, जैसे जो अजीत पवार जी पे आरोप थे, तो कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब नारदा और शारदा का विषय आया तो तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो अब हो कैसे गया? तो उन्हें पहले कहना चाहिए कि उनकी सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ था, घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था और बड़े नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार हुआ था, तब वो आरोप लगाएं। तो सतीश जी, स्टैंड उनका चेंज हुआ है। वो पहले कहते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहे हैं ऐसा हुआ। हमारा स्टैंड यथावत है। आरोपी है, आरोपी आज भी है, ना हमने आरोप वापस लिए, ना किसी से ऐश्वर्या। सौरभ जी, इसमें क्या क्या गलत है? आपका स्टैंड तो चेंज हुआ। इसका मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ऐश्वर्या जी, जो बोला गया भाजपा के प्रवक्ता साहब के द्वारा, इसका मतलब यह हुआ कि जो इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर, जब वो कांग्रेस में मंत्री थे, जो इल्जाम लगाए, वो इल्जाम पे आज भी कायम है कि उन्होंने ये किया। ठीक है, मगर उन्होंने ये किया, उसके बाद इन्होंने उनको अपनी पार्टी का असम का मुख्यमंत्री बना दिया। भाई, फिर आपने एक भ्रष्टाचारी को अपने यहां मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? एक भ्रष्टाचारी को आपने अपने उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? आपने तिजोरी की चाबी दे दी उसको राज्य सरकार की। ये तो कमाल की बात हो गई। फिर किस बात की शुचिता है? फिर तो ये तो अजीब सी बात हो गई। सुधांशु जी, क्विक काउंटर। हाँ बिल्कुल। मैं जवाब
मैं जवाब देता हूं। देखिए, हेमंता विश्व शर्मा का नाम किसी भी घोटाले की जांच में नहीं था। हमने आरोप लगाया, और लोगों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी हेमंता विश्व शर्मा सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में एक बार जाकर अपीयर हो चुके हैं। यही तो मैंने आपसे कहा। और अभी उससे पहले भी, मतलब हमारे पार्टी में आने से पहले का कोई एक आप डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें किसी जांच एजेंसी ने उनको इंडिक्ट किया हो। मगर कांग्रेस की असम सरकार ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सरासर झूठे आरोप थे। तो क्या कांग्रेस का स्टैंड यू टर्न हो गया? हमारे तो आरोप थे ना, हमने आरोप विड्रॉ किया ना केस विड्रॉ है। आप देख लीजिए, उस विषय की जांच चल रही है ना। हेमंता विश्व शर्मा का नाम पहले था हमारी सरकार आने से पहले, और न बाद में है, तो वो किसी भी ढंग से उसमें तो थे नहीं। कांग्रेस ने अपना स्टैंड चेंज तो इसका मतलब कांग्रेस ने एलानिया कहा था कि हम सरकार में रहते हुए कह रहे हैं तरुण को, क्या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज बदल गए। खैर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। देखिए साहब, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। ऐश्वर्या, वक्त के साथ इससे ये पता नहीं चलता बदलते हैं ये लोग। एक मिनट, एक बात और कह दूं, सुनिए सर, बोलिए। एक बात और कह दूं। देखिए, जो विषय आज कांग्रेस या आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने को लेकर उठा रही है, तो मैंने कहा तमाम लोग चुनाव जीते। अभी हाल ही के चुनाव में यह बताइए, चुनाव जीतने मात्र से किसी का अपराध समाप्त हो जाता है क्या? इंजीनियर रशीद ने तो उमर अब्दुल्ला को हराया है और इंजीनियर रशीद पे कार्रवाई हो रही है। अमृतपाल भी जीत गए। तो इसका मतलब यह तो नहीं कह सकते ना, चुनाव जीत एक अलग चीज है। हमारे ऊपर जो आरोप लगे थे, सौरभ जी मैं याद दिला दूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जब आरोप लगे थे, उसके बाद कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, उसने न सिर्फ उनको बाइज्जत बरी किया, बल्कि लिखा है कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित वो तो उससे पहले गृह मंत्री बन गए। हम 2 बार चुनाव जीत चुके थे गुजरात में, पर हमने कहा देखिए अब हम गृह मंत्री बन गए, निकल के सामने उससे पहले वो मंत्री बन गए थे, और मोदी जी के ऊपर कुछ नहीं हो पाया। महोदय, वही तो हम कह रहे हैं, हम 2 बार जीत चुके थे, मगर जिस दिन न्यायालय ने हमको क्लीन चिट दी और यह भी लिखा कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित थे, और अब यह किसी से छुपा नहीं है वो क्या राजनीति से प्रेरित है, वो सारा विषय सबको समझ में आ चुका है, और उसमें कहीं कोई किंतु परंतु का कोई स्कोप नहीं है, और वो कहानी भी बहुत पुरानी हो गई है। देखिए, उस विषय में तो जो जज साहब थे वो भी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मृत पाए गए थे। उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर हम ना जाएं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने बात कही, उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या? या तो हेमंत बिस्व शर्मा ने करप्शन किया ही नहीं था, इन्होंने झूठे आरोप लगाए और झूठे आरोपों के आधार पे कार्रवाई का नाटक किया और उस कार्रवाई के दबाव में उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, नंबर 1। या आरोप सच्चे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, मगर उनके भ्रष्टाचार और आरोपों की सच्चाई के बावजूद भी इन्होंने एक भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लेके अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अब बताइए, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? क्योंकि ऑप्शन सी नहीं है, 2 ही गुंजाइश है। नहीं, मेरा एक ये पर्सनल सजेशन है, सुधांशु जी आ रहा हूं, जितना प्रेम आम आदमी पार्टी को हेमंता बिस्व शर्मा से, आप लोग अपना एक असम यूनिट खोल दीजिए, इलेक्शन लड़ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा हेमंता बिस्व शर्मा को आप लोग असम में हरा सकते हैं कि नहीं, हो जाए एक बार चेक। आप लोग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब अरविंद केजरीवाल का आप लोग जितना नाम लेते हैं उतना हेमंता था, तो एक बार हेमंता बिस्व शर्मा से जाके लड़ी लीजिए। ऐसा करिए, असम में जाके चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि आप तो जनता को ही मानते हैं सुप्रीम, तो जनता सुप्रीम है। सुधांशु त्रिवेदी काउंटर कर रहे हैं। देखिए, हेमंत, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, देखिए बहुत बात स्पष्ट, जो बात पोस्टर बॉय है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ओके, पोस्टर बॉय। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी क्विक काउंटर। देखिए मैं बिल्कुल बात कह दूं, जो बात टेक्निकली है, अब सौरभ जी मंत्री हैं तो ये निश्चित रूप से समझते होंगे। आरोप का मतलब आपको संदेह होता है कि ऐसा कुछ हुआ है। जब मंत्री के रूप में आप सरकार में होते हैं तो फाइल आपके सामने होती है और आपको स्पष्ट पता होता है। यदि सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब सरकार पलट गई। हमें संदेह था, हम संदेह के ऊपर आज भी कायम थे। हमने नहीं कहा कि हमारा संदेह खत्म हो गया, हमारा संदेह गलत था, यह इससे साबित नहीं होता है। परंतु सरकार कहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और आज कहे कि ऐसा हुआ था, इसका मतलब सरकार पलट गई, तो यह बहुत साफ हो जाता। और मैं एक और बात भी तो आपसे कहना चाहता हूं महोदय, आप लोग तो अपनी बात पे कायम थे। मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले जब लालू यादव जी के साथ पहली बार पटना में इनको स्टेज शेयर करना पड़ा था, तो केजरीवाल जी क्या बोले थे? अरे मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती वो लोग ले गए थे। तो आज जिस ढंग के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी को खड़ा होना पड़ रहा है, बताइए, करुणानिधि जी खड़े हैं, उनके साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, और उसके ऊपर देखिए
शराब घोटाले के आरोप में खड़े हैं। तो मुझे ऐश्वर्य जी इनके लिए एक पंक्ति पुराने गाने की याद आती है कि मान लो आम आदमी पार्टी ये कह रही हो, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। एक तो गाना भी आपको शराब वाला याद आया है। सौरभ भारद्वाज, एंडिंग काउंटर। नहीं, देखिए, याद इनको भी महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी हमें ये ना बताए कि किस किस के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और फिर उसको गालियां भी दी है। नीतीश कुमार को 6 महीने गालियां देते हैं, 6 महीने उनके साथ सरकार चलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमें ना बताए कि गाली देने के बाद उनके साथ गठबंधन नहीं किया जाता। आपने तो इसके रिकॉर्ड और कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। सुधांशु जी, सतीश जी को मैं सौरभ जी आप बता दूं, हमने महबूबा मुफ्ती के साथ ही नहीं, घनघोर विचारधारा के विरोधी लोगों के साथ किया। हमने बसपा के साथ भी गठबंधन किया, हम जेडीएस के साथ सरकार चला चुके हैं, डीएमके के साथ सरकार हम बताओ हमारी गठबंधन रह चुके हैं। हमने हमेशा राष्ट्र हित में ध्यान रख के किया और प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन के लिए 2019 के चुनाव में, हाँ हमारी वो महामिलावट थी। और उसके बाद हुआ वो भी, मैंने कहा कहानी बहुत पुरानी हो गई। अब तो महबूबा मुफ्ती की हालत देखिए ना, जो कहती तिरंगा को कंधा नहीं देने को मिलेगा, वो आज तिरंगे की वो देख लीजिए। और उनके साथ सरकार में रहते हुए, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, पीडीपी के साथ सरकार रहते हुए हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है। पीडीपी के साथ सरकार रहते हुए हमने हुर्रियत नेताओं से बात नहीं की। पीडीपी के साथ सरकार रहते हुए हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान से बात नहीं करने दी। पीडीपी के साथ सरकार रहते हुए हुर्रियत नेताओं पे ईडी और एनआईए के मुकदमे दर्ज हुए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वहां भी हमने किया, और आज तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल एक अलग डायमेंशन में जा चुका है। तो अब मुझे लगता है कि वो तो एक अतीत का इतिहास का पात्र हो चुका है। वो 2019 5 अगस्त के बाद एक वाटरशेड मूवमेंट आ चुका है। ओके, सतीश के सिंह जी, एंडिंग कमेंट्स। सतीश जी, एंडिंग कमेंट्स। मैं सौरभ जी आ रहा हूं एंडिंग के लिए। की बात पर ही कमेंट करना चाहता हूं। प्लीज करिए। उन्होंने राष्ट्र हित के लिए महामिलावट को जस्टिफाई किया, राष्ट्र हित के लिए महामिलावट को जस्टिफाई किया, यानी महामिलावट जो है राष्ट्र हित है। तो मैं एक बोल रहा हूं, राजनीति के हित में ही सुधांशु जी, जब आप पीडीपी से हाथ मिला सकते हैं तो आप केजरीवाल जी से भी मिला ही लीजिए, कुछ नया डिटर्जेंट निकालिए। अरे तेरी सौरभ, ये भी राष्ट्र हित में होगा। सौरभ, एंडिंग कमेंट्स बॉस। सौरभ जी, देखिए जितने भी इस दुनिया के अंदर हुक्मरान आए हैं और ये हिटलर जैसे लोग आए हैं, उन सब ने राष्ट्र हित के नाम पे पब्लिक का, देश का शोषण किया है और हर बात पे राष्ट्र हित किया है। ये पूरे दुनिया की जो है इतिहास के अंदर मौजूद है। हर जगह जहां जहां हिटलरशाही हुई है वो राष्ट्र हित के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे वो खेल रचा गया है। तो ये कोई नया नहीं है कि ये कुछ नई चीज लेके आए हैं, ये पुरानी चीज है। दुनिया में अक्सर जो है ये डिक्टेटरशिप में होती रही है। फाइनल कमेंट्स सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं, देखिए मैं सौरभ जी की बात में थोड़ा संशोधन कर दूं। जो डिक्टेटर लोग आए उन्होंने अपने को राज से ऊपर कर लिया है। हिटलर का राइट हैंड आदमी था रुडोल्फ हेस, 1934 में नाजी कन्वेंशन में नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और इंदिरा गांधी के जमाने में देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने सेम नारा लगवाया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज तक उनका बयान है। तो जो डिक्टेटर होते हैं वो अपने को पहले पार्टी से ऊपर समझते हैं, फिर बाद में देश से ऊपर समझने लगते हैं। और मैं सिर्फ ये इसी बात पे खत्म कर रहा हूं। सौरभ, बताने का कष्ट करेंगे क्या, कौन है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? नाम तो आपका भी चला रहे हैं लोग, सब बहुत कुछ कह रहा है, बट अब यही देखना चाह रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि आज के प्रधानमंत्री अपने को देश से ऊपर हमेशा से रखते हैं, और जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने बोला कि देश कुछ नहीं था, देश 2014 से पहले कुछ नहीं था, और 2014 के बाद ही जो हुआ है वो देश में हुआ। इसका मतलब उन्होंने स्वयं को देश से ऊपर ना सिर्फ रखा है बल्कि विदेशों में जाके इसको प्रचारित भी किया। 5 सेकंड सुधांशु जी, सुधांशु जी। देखिए बस ये कहूंगा, देखिए मुख्यमंत्री बनाना आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर आज की जनरेशन भूल गई होगी टेस्ट मैच के जमाने में एक नाइट वॉचमैन होता था। हाँ। जब दिन का खेल खत्म होने वाला हो, बैट्समैन आउट हो जाए तो फिर मेन बल्लेबाज को नहीं भेजा जाता था, वो 10 मिनट के लिए किसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट को भेज दिया जाता था। हाँ। तो ये नाइट वॉचमैन ढूंढ रहे हैं
जो टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा में होता था, जो भी होगा वो नाइट वॉचमैन ही होगा। तो नाइट वॉचमैन है या ये कहीं ऐसा तो नहीं, अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, लेट्स सी, बिकॉज कौन होता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, बट सौरभ भारद्वाज को अब कोई ऑफिशियली कोई गुरेज नहीं है कांग्रेस के साथ अलायंस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ दैट बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी बोथ आर हैप्पी। एक लाइन कहूं, सुनिए, बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए सुधांशु जी, आपको एंड में सारी लाइन याद आती है जी, बोलिए सर। वैसे योग्यता की दृष्टि से देखें, योग्यता की दृष्टि से देखें तो सौरभ जी की भी संभावना होनी चाहिए अच्छी, और निकटता की दृष्टि से देखें तो फिर वही जानेंगे जो अभी निकल के आए हैं बाहर, ये जानेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सौरभ भारद्वाज, सतीश के सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच।